United Minds. This session is going to be very much concise and comprehensive, as we will be discussing the key features of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी बजट आया है 2024-25 के लिए, जो आज की डेट में रिलीज हुआ. एंड दिस बजट was presented to the parliament by the honorable finance minister Shri Miss Nirmala Sitharaman ji. She presented this budget, and this budget has a particular roadmap for the Viksit Bharat. What do we mean by Viksit Bharat or the developed Bharat? Is that there will be development in all the aspects, whether that is economic development or growth, and whether that is the development of perspective. कि आज तक हम कास्ट इंडिया में उस चीज को बोलते थे, दैट इज विच वॉज एसोसिएटेड टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण सिस्टम. ठीक है. बट नाउ द बजट सेज दैट देर आर 4 मेजर कास्ट्स इन इंडिया. वन आर द फार्मर्स, द पुअर पीपल, द यूथ एंड महिलाएं. These are the 4 castes which need to be tackled, which need to be focused on. It has to be focused with all the economic scenarios, with all the key areas. हर एक स्कीम गवर्नमेंट की, हर एक स्टेप गवर्नमेंट का इनके ऊपर फोकस्ड होना चाहिए. वन थिंग. सेकेंड थिंग, व्हाट आर द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ बजट. तो 4 थीम्स यहाँ पे आई है बजट में. 4 थीम्स कौन कौन सी है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट करेंगे. अगर आपको याद हो तो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे हमने अपनी सीरीज, जिसमें हम द हिंदू का न्यूज़पेपर एक्सप्लेन करते हैं, उस सीरीज में इस टॉपिक पे हमने बहुत ही एक्सटेंसिव वे में डिस्कशन किया हुआ है इससे पहले. स्किलिंग, वी ऑल नो कि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, आज की इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा गया था, आज के पेपर में लिखा गया था, इकोनॉमिक सर्वे में ये है that 51% of the graduates which are of India, which belong to India, the 51% of the graduates, they are now employable. What does that mean? कि स्किलिंग के जो हमारे इनिशिएटिव्स है, मिशन स्किल इंडिया, जितने भी हमने इनिशिएटिव्स आज तक लिए हैं, they will be now the prime themes. They all are now combined, and this whole initiative, a comprehensive initiative at the national level to skill the people is the prime objective of this budget. ठीक है. इसके साथ साथ MSMEs पे फोकस है और मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस रहेगा. इस बजट में देखने को मिल रहा है कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ रहने वाली है इस गवर्नमेंट की विकसित भारत को लेके. विकसित भारत को लेके व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा और रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर को इंक्रीज किया जाएगा. व्हाट डू आई मीन बाय दिस प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर इज सिंपली कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाएगी. दैट इज मोर क्रॉप पर यूनिट ऑफ लैंड. ठीक है. कि जितने हम इनपुट्स दे रहे हैं एग्रीकल्चर में, कम इनपुट्स दे के मोर आउटपुट जो है हासिल किया जाएगा यहाँ पे. There will be a comprehensive review of agricultural research set up to bring the focus on raising productivity and developing the climate resilient varieties. इसके साथ साथ there will be a national cooperation policy for the systematic and orderly and all round development of the cooperative sector. ठीक है. अगर आपको याद हो तो कोऑपरेटिव सेक्टर या कोऑपरेटिव्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कहाँ पे है ये कोऑपरेटिव्स या डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स कहाँ पे आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट इज आत्मनिर्भरता. वी ऑल नो ऑयल सीड्स पे ऑलरेडी यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ चुका है. तो ऑयल सीड्स इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है. बहुत सारे ऑयल सीड्स जो है 90% के आसपास, आई गेस लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में इट वाज 80% ऑफ द दीज ऑयल सीड्स वेर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. इसमें मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन, सनफ्लावर. सेसमे पे भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2023 के पेपर में. ठीक है.
ऑल ऑफ दीज विल नाउ बी इन द फोकस एरिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब पॉइंट्स हमारे किस काम आएंगे? ये सब पॉइंट्स हमारे आंसर राइटिंग के काम आएंगे, मेंस के पेपर्स में, हमारे GS3 में काम आएंगे, ऐसे के काम आएंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल हमारे पेपर में 25 मार्क्स का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है, एक 10 मार्क्स का आता है, एक 15 मार्क्स का आता है, तो वहाँ पे हमें ये काम आ जाएगा। प्लस देर विल बी फोकस ऑन वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। क्यों ऐसा होगा? आज से 2 या 4 दिन पहले हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, उस एडिटोरियल में भी ये बात हुई थी कि हमें पेरिशेबल्स, जिसकी वजह से हमारा वेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा, और कितना सारा वेस्ट होता है, इवन इन टन्स, मोर देन 100 टन्स आर वेस्टेड एवरी ईयर। ठीक है, एंड दिस इज नॉट इनफ दैट जो हमारे FPOs हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, स्टार्टअप्स हैं फॉर वेजिटेबल एंड सप्लाई चेन, दे नाउ हैव टू पुट इन ऑल देयर एफर्ट्स फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ दिस वेजिटेबल्स एंड प्रोडक्शन। एंड इफ यू सी, लाइव स्टॉक से जितना प्रोडक्शन होता है, लाइव स्टॉक से सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग्स एंड पोल्ट्री, ये सबसे ज़्यादा जो है इसका वेस्टेज होता है। अगर हम नॉर्मल बात करें हमारे डेटा की, तो इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है। जबकि वेजिटेबल्स एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उसकी जो ऑलरेडी सप्लाई चेन है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो भी गई है, और उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत रहती है, उसका शेल्फ लाइफ जो है ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे वेस्टेज कम हो रहा है। इसके साथ साथ देर इज रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ सम ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटी। अभी हमने इससे पहले लास्ट टू लास्ट वीक हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, अब कि ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने एक एग्जीबिशन किया था, और इनका एक प्रोग्राम है, वन प्रोडक्ट वन साइंटिस्ट प्रोडक्ट, जिसकी बेसिस पे देर विल बी रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट्स दैट द साइंटिस्ट्स, a group of scientists will be assigned to only one agricultural product, only one crop, and they will do entirely holistic research about that crop, और फिर वो उस क्रॉप को आगे लेके जाके उस पर रिसर्च करेंगे और उसको देखेंगे क्लाइमेट रेजिलियंस, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, उसका डिजीज रेजिलियंस, पेस्ट रेजिलियंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ बजट में नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस पे पिछले कई सालों से बजट पे ध्यान दिया जा रहा है। बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में सिक्किम, लक्षद्वीप, हमारा सिक्किम और लक्षद्वीप हमारे ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी और ऑर्गेनिक स्टेट बन चुके हैं। सिक्किम इज द ऑर्गेनिक स्टेट एंड लक्षद्वीप इज द ऑर्गेनिक टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट इज कि नेशनल, इस नेचुरल फार्मिंग में हम क्या करेंगे अभी, तो 1 करोड़ फार्मर्स जो होंगे कंट्री के, दे विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग। दिस इज द टारगेट फॉर नेक्स्ट 2 years। और उनका क्या होगा, उनकी एक तो सर्टिफिकेशन होगी, और दूसरा वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, वो जो अपने फार्म से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। ठीक है, प्लस देर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। और ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स क्या होंगे? ये वो रिसोर्स सेंटर्स होंगे जहाँ से एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, सीड्स, बट बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स होंगे, जो 10,000 यहाँ एस्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर नेचुरल फार्मिंग। श्रिम्प या फिशरी और श्रिम्प श्रिम्प फार्मिंग के लिए, श्रिम्प की प्रोसेसिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड जो है फाइनेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। नाबार्ड के थ्रू रीफाइनेंसिंग होगी और इस सेक्टर को ग्रो किया जाएगा। इसके साथ साथ देर इज पुश फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलरेडी UPSC 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है इन द प्रीलिम्स। ठीक है, and what is key public distribution system and what is digital public infrastructure? This is that infrastructure जहाँ पे फार्मर्स को फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी कि वो अपने फार्म का जो उनके इनपुट्स है, चाहे मशीनरी है, चाहे वो फॉर एग्जांपल शेड है फॉर पैकिंग, लोडिंग, फॉर स्टोरेज, ये सब चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। देर विल बी डिजिटल क्रॉप सर्वेज इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स। देर विल बी इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ऐसा एक
जो जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड है ये भी इशू किया जाएगा फार्मर्स के लिए। इसके साथ साथ द अदर प्रायोरिटीज ऑफ दिस विकसित भारत विल बी दैट एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो पहला हमने देखा 4 इसके कोर थीम्स है या 4 इसकी प्रायोरिटीज़ है। 4 कास्ट के ऊपर ये बजट बना हुआ है। 4 कास्ट में हमने पहला देखा फार्मर्स को, दूसरा हमने देखा यूथ को, और यूथ में भी क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रायोरिटी एरिया है। और 7 प्रायोरिटीज है इस बजट की। दूसरा प्रायोरिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में अगर आप देखो तो पीएम का एक पैकेज आया है, प्रधानमंत्री पैकेज फॉर 3 स्कीम्स। और इसमें होगा क्या, जैसे हमने पिछली बार देखा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई थी, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होगी कि एक कंपनी अगर अपने यहाँ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे जो बंदा या जो कोई भी एम्प्लॉय पहली बार फॉर्मल सेक्टर में आएगा, लाइक अभी तक वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, अब वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आ गया, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन करा दी कंपनी ने, ईपीएफओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दी, इंश्योरेंस उसका इंश्योरेंस करा दिया, उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, है ना। एंड नाउ द कंपनी इज टेकिंग दीज एम्प्लॉयज ऑन रोल। ठीक है, एंड वंस दिस हैपन्स तो सबसे पहला इंसेंटिव क्या होगा कि जो ये फर्स्ट टाइमर्स होंगे जिनको पहली बार नौकरी मिल रही होगी इन द फॉर्मल सेक्टर, दे विल गेट अ ग्रांट ऑफ 15,000 रुपीज। ठीक है, और ये क्या होगा, ये इनका बेनिफिट होगा। कहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इनको, ये ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन में बेनिफिट मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट विल रीएम्बर्स ईपीएफओ contributions of the employers up to 3,000 rupees per month for 2 years for all these new hires। तो सबसे पहले एक तो इनको 15,000 रुपये मिलेंगे, ये डायरेक्ट एक टाइम पे नहीं मिलेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाले हैं। ठीक है, देन इट विल बी लिंक टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स कि इनको जो इंसेंटिव्स मिलेंगे फॉर बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, दोनों को इंसेंटिव्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि एम्प्लॉयर जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन करेगा, उसने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई ए को ऑन रोल कर दिया कि ईपीएफओ में इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब इसका पीएफ का फंड देना है। तो ए के नाम पे जितना कंपनी दे रही है, अगर वो 1,500 रुपये दे रही है तो एम्प्लॉई भी खुद 1,500 रुपये दे रहा है, और ये दोनों का पैसा ईपीएफओ में जा रहा है, उसके प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। तो ये जो 1,500 रुपये है ये पहले 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए इसको रीएम्बर्स करके देगा। कौन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको रीएम्बर्स करके देगा। एंड नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 50 लाख जॉब्स। ठीक है, similarly, this scheme to contribute and incentivize both employee and employer with this reimbursement, is expected to benefit around 30 lakh youth। इसके साथ साथ द बजट ऑल्सो टॉक्स अबाउट टू फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स। आज के एडिटोरियल में भी हमने ये देखा, आज के डिस्कशन में भी हमने देखा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी 37% पहुंच चुका है इंडिया में। ठीक है, ये भी ज़रूरी है समझना। एंड इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कॉरपोरेट सेक्टर में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। और कॉरपोरेट सेक्टर में ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर में जो की डिसीजन मेकिंग जो प्लेसेस है, जो पोस्ट्स है, लाइक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे औरतों को जगह देना, यहाँ पे औरतों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है जो डिस्कशन आज के पेपर में था। प्लस लोन्स अप टू 7.5 लाख रुपीज़ विद अ गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड। तो इतना लोन दे दिया जाएगा उन लोगों को, 25,000 स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, 7.5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड्स। ठीक है, for so that they can start their own initiatives। Plus, there will be financial support for the loans up to 10 lakh rupees for higher education। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए भी लोन दे दिया जाएगा। प्लस देर विल बी डायरेक्ट ई वाउचर्स टू 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर। ठीक है, ये ई वाउचर्स किस लिए काम आते हैं, ये उनको फीस की पेमेंट करनी होगी या कुछ और करना होगा, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पे लोन दे दिया जाएगा, 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब कि उनको सबसे पहले क्या करना है,
अगर वो लोन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 14% के ऊपर, 14% इंटरेस्ट रेट के ऊपर या 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो वो जब अपना लोन वापस कर रहे हैं तो उन्होंने जो फॉर एग्जांपल अगर उनने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और उनने 7,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है, तो 7,000 में से उनको 3,000 रुपये गवर्नमेंट वापस दे देगी और 4,000 रुपये जो है उनके रख लेगी गवर्नमेंट एज एन इंटरेस्ट। वो रखेगा, कौन रखेगा? बैंक रखेगा। और ये 3,000 रुपये कहाँ से आएंगे? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे और ये इसके अकाउंट में जाएंगे जिसमें जिस बैंक से इसने जो लोन लिया होगा, दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। प्लस इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि गवर्नमेंट स्किलिंग पे कितना ध्यान दे रही है। तो आपको विकसित बनाने के लिए, आपको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आपका गवर्नमेंट क्या कर रही है? 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 years पीरियड। 5 साल के पीरियड के अंदर अंदर 20 लाख यूथ को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। प्लस 1,000 ITI सर्टिफिकेट्स दी जाएगी और ITI हब्स बनाए जाएंगे। और इसमें एक आता है हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, ये हब एंड स्पोक मॉडल है, ये हम लोग ने इससे पहले भी यूज़ किया था एंड दिस हैज़ बीन वेरी मच सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द मेन हब एंड दीज आर इट्स स्पोक्स। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो अलग अलग तरीके के, जो रीजनल लेवल पे कोर्सेज होंगे, जो रीजनल लेवल पे इंटरेस्ट होंगे, वो कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। जबकि इनका जो मेन कंट्रोलर होगा, इनका जो मेन सेंटर होगा, वो हब होगा मेन सिटी के अंदर। ठीक है। और रीजनल लोग और लोकल एरियाज में वो छोटे छोटे सेंटर्स खोलेंगे एंड दिस विल हेल्प अस इन आउटकम ओरिएंटेशन। इसके साथ साथ देयर विल बी कोर्स कंटेंट एंड डिजाइन विल बी अलाइंड एज पर द स्किल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। Further, there is priority number third of this Viksit Bharat, that is inclusive human resource। अब इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप करेंगे हम? तो मतलब हमें यूथ को भी लेके चलना है, हमें मेल्स को भी लेके चलना है, हमें फीमेल्स को भी लेके चलना है, हमने ट्रांसजेंडर्स को भी लेके चलना है, हमें वल्नरेबल सेक्शंस को भी लेके चलना है ना? तो हमें हर एक सेक्शन को लेके चलना है। और ये जो इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, ये कौन करेगा? इस अगर ये हुआ तो ही हमारे यहाँ सोशल जस्टिस हो पाएगी, तो ही हमारे यहाँ हर एक सेक्शन को इक्वालिटी और इक्वल लेवल्स पे प्रमोट किया जाएगा और उनको डेवलप किया जाएगा। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहला इनिशिएटिव, जिसका नाम है पूर्वोदया। पूर्वोदया, जिसका नाम है विकास भी और विरासत भी। तो विकास भी होगा और विरासत भी मिलेगी। कैसे होगा ये? तो एक प्लान है जिसके अंदर द प्लान फॉर एंडाउमेंट रिच स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स जो ईस्टर्न पार्ट्स में है इंडिया के, जैसे बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे क्या होगा? ये जो स्टेट्स है दे आर एंडाउमेंट रिच स्टेट्स। ठीक है। और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू अटेन द विकसित भारत। ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना? रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट फिर भी ये एरियाज डेवलप नहीं है। और ये एरियाज क्यों नहीं है डेवलप? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुआ है और यहाँ पे बाकी सारी प्रॉब्लम्स, एजुकेशन की प्रॉब्लम, लिटरेसी की प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सारे एरियाज को डेवलप करेंगे और यहाँ पे जनरेट करेंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को। प्लस देयर विल बी अ पर्टिकुलर फोकस ऑन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखो पिछली बार जब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था ना, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने पूछा था ईस्ट वेस्ट जो एंड्स है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, ईस्ट से जो वेस्ट तक जाता है ना कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्ट सेक्शन का क्वेश्चन था। सिमिलरली अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिस विल बी डेवलप्ड विद एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया। तो ये बिहार से होके चला जाएगा और कोलकाता जाएगा। तो ये अमृतसर मतलब पंजाब से स्टार्ट होगा, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल तक जाएगा और बिहार से होता हुआ जाएगा। अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर द स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स विल बी देयर। ठीक है। 3 लाख करोड़ रुपए जो है, इतने अमाउंट की स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी विच विल बेनिफिट वुमेन एंड गर्ल्स। प्लस इसके साथ साथ देर विल बी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम
अभियान, ये उन विलेजेस को डेवलप करने के लिए है जहाँ पे हमारी एसटी कम्युनिटीज़ रहती है। एसटी कम्युनिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 8% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको। प्लस इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, इसके लिए हम क्या करेंगे, 63,000 विलेज बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। ठीक है, और इनको डेवलप करने के लिए एक तो हमारे पास 63,000 विलेजेस हैं जहाँ पे 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनको डेवलप करने के लिए हमने ये स्कीम लेके आए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान। ठीक है, इसके साथ साथ 100 ब्रांचेस विल बी ओपन्ड फॉर ऑफ दिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांचेस विल बी सेट अप इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फर्दर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विल बी जो है, इसके अंदर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इसके अंदर आंध्र प्रदेश को स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, लाइक 15,000 करोड़ रुपीस का एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। ठीक है, एंड दिस विल बी अरेंज्ड इन 24-25 फाइनेंशियल ईयर। प्लस पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, जो आंध्र प्रदेश में है, इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। दिस विल इंश्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू चेक फॉर द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, लाइक आंध्र प्रदेश में पावर, वाटर, रेलवेज, रोड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुप्पार्थी नोड। ये जो नोड है ये कहाँ पे है, ये विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक नोड है और उसको डेवलप करना है। प्लस दूसरा नोड है और वक्कल नोड, जो हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है उस पे पड़ता है ये नोड। ठीक है, तो इन दो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नोड्स हैं इनको कंप्लीट करना ज़रूरी है, इसीलिए ये ध्यान दिया गया है यहाँ पे हमारे बजट के तीसरे जो थीम है, हमारा तीसरा थीम, दैट इज दी प्रायोरिटी जो बजट है, 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट। और फोर्थ प्रायोरिटी ऑफ आवर बजट इज दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को लेके कि इंडिया हैज़ बीन ऑलवेज क्लासिफाइड एज अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, और इसीलिए हमने हमेशा ध्यान दिया है कि हमारी एमएसएमईज को ज़्यादा पुश मिले और इनके लिए हम बहुत ही ज़्यादा इंसेंटिवाइज्ड स्कीम्स लेके आते हैं। इनके लिए बहुत सब्सिडी मिलती है इनको लोकल लेवल पे। अगर ये कोई भी ऐसी यूनिट स्टार्ट करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है एमएसएमईज के यहाँ, उन सारे यूनिट्स को गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है। और कैसे इंसेंटिवाइज करती है, या तो इनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर लेके आएंगे, इनको जो लोन्स देंगे वो भी चीपर इंटरेस्ट पे देंगे, और इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका फीस भी कम होगा, और इनको जो है सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो अभी बजट क्या बोल रहा है, बजट बोल रहा है देयर विल बी अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी ये क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एमएसएमई है ABC, इसको लोन चाहिए। क्यों लोन चाहिए, क्योंकि इसको अपने यहाँ इसको एक एमएसएमई स्टार्ट करनी है। एमएसएमई मतलब कोई भी इंडस्ट्री इसको स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल इसको वी कैन से, फॉर एग्जांपल इसको साड़ी या टेक्सटाइल बेस्ड कोई इंडस्ट्री बनानी है। तो अभी जो इसको लोन चाहिए, बैंक इसको लोन नहीं दे रहा है। बैंक इसको इसलिए लोन नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि हम तुमको क्रेडिट देते, बट तुम्हारे क्रेडिट की कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस आएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है दैट वी विल प्रोवाइड दिस क्रेडिट गारंटी फॉर दीज एमएसएमईज हु आर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। सिंपल सोल्यूशन है इसका और सिंपल मतलब है इसका। देन न्यू असेसमेंट मॉडल विल बी जनरेटेड फॉर एमएसएमई क्रेडिट सिस्टम। जैसे हमारे एमएसएमई क्रेडिट को लेके, ऐसे ही हमारे पास और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो सारी कंपनीज को रेट करती है बेस्ड ऑन द क्रेडिट, कि इनका क्रेडिट स्कोर कितना है। ठीक है, क्रेडिट स्कोर कितना है, इसी बेसिस पे देयर विल बी अ न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर दीज एमएसएमईज टू एनहांस देयर कैपेसिटी टू जनरेट मोर क्रेडिट फॉर देमसेल्व्स, ताकि उनको लोन उठाने में, लोन के लिए अप्लाई करने में ईजी हो जाए। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ एनहांस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑफ ट्रेड रिलेटेड एक्सचेंज डिस्काउंटिंग सिस्टम्स।
ठीक है। और ये जो रिसीट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अगर कंपनी ए और कंपनी बी को आपस में ट्रेड करना है और कंपनी ए और कंपनी बी ने आपस में कुछ रिसीट्स एक्सचेंज किए हुए हैं। रिसीट्स क्यों एक्सचेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल, ए ने बी को गुड्स दे दिए, है ना, ए ने बी को गुड्स दे दिए और बी ने ए को बोला कि हाँ ठीक है, आपके गुड्स मेरे पास आ गए, तो उसकी ये रसीद आ गई, बट पेमेंट जो है वो आज से 15 दिन के बाद मिलेगी। तो अभी इस रिसीट पे लिखा हुआ है बी ने कि मुझे ए को 15 लाख रुपए देने हैं। तो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो ए है, अगर इसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो ये इस प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा और वहाँ पे ये इस रिसीट को डिस्काउंट ऑफ करा देगा। ठीक है, ये किसी को ये बेच देगा, उससे 15 लाख रुपए ले लेगा। फिर जिसने ये खरीदा, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड्स पे ये सी ने खरीदा, तो वो सी बी को लेके जाएगा और उसको वो रिसीट दे देगा और बी से वो पेमेंट ले लेगा। दिस इज जस्ट टू एंश्योर मोर लिक्विडिटी इन दी इकोनॉमी। इसके साथ साथ देर आर मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन्स की लिमिट जो है वो एनहेंस की गई है। ₹20 लाख जो अभी तक था तरुण के अंदर, शिशु, किशोर एंड तरुण, 3 कैटेगरी के हमारे पास लोन्स हुआ करते थे, मुद्रा लोन्स। तो तरुण की जो कैटेगरी है जो सबसे ऊपर है, इसका करंट वैल्यू था 10 लाख रुपीज, 10 लाख का लोन मिल सकता था यहाँ पे तरुण कैटेगरी वाले लोगों को, जो तरुण कैटेगरी वाले एमएसएमईज हैं उनको। बट नाउ दिस लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 20 lakhs। इसके साथ साथ एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, जो यहाँ पे फूड इरेडिएशन क्वालिटी सेफ्टी टेस्टिंग के लिए एमएसएमई यूनिट्स खुलेंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा उन लोगों को जिनका एमएसएमई स्ट्रेस पीरियड के अंदर आ जाए। स्ट्रेस पीरियड मतलब जो लोग लोन का रीपेमेंट ना कर पाए ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ क्राइसिस इन दैट सेक्टर इन विच दे बिलोंग टू। ठीक है, इसके साथ साथ 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स नई बनाई जाएंगी विच आर ऑलरेडी अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेटरी टाइप अकोमोडेशन for industrial workers will be developed in public private partnership mode with viability gap funding। viability gap funding मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसका पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, बट उसको स्टार्ट करने के लिए सीड कैपिटल नहीं मिल रही है, उसको स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, तो देयर कम्स दिस वायबिलिटी गैप फंडिंग। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है कि आप बनाओ प्रोजेक्ट, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज क्रिटिकल, उसके बाद उसको रीपेमेंट करना पड़ता है, देखेंगे कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन। तो ये भी एक मिशन नया लॉन्च किया गया है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन। इसके साथ साथ there will be some internship opportunities which will be provided। internship opportunity like scheme for providing the internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years। ऐसी स्कीम लेके आएंगे जहां पे लोग, हमारे यहाँ के यूथ, दे कैन अप्लाई इन टॉप 500 कंपनीज इन फॉर 1 crore यूथ। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी, उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन होगा, उन लोगों के साथ तो बात की जाएगी, तो ये सब चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ देर विल बी अलाउंस ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ अलॉन्ग विद वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 रुपीज़ थ्रू CSR फंड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कराई जाएंगी यहाँ पे। इसके साथ साथ विकसित भारत का जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होगा वो अर्बन डेवलपमेंट होगा। तो अर्बन डेवलपमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी का जो चार्ज लगता है वो, उसके बाद स्ट्रीट मार्केट्स, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों में क्या किया जाएगा? जो स्टैम्प ड्यूटीज है उनको डिक्रीज किया जाएगा, दे विल बी लोवर्ड फॉर प्रॉपर्टीज परचेज बाय वुमन। जो भी औरतों ने प्रॉपर्टीज खरीदी तो उनके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कम करी जाएगी। ये ऑलरेडी कम है। अगर आप देखो तो जितने भी ये औरतें ज़मीन खरीदती है तो उन पे स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कम ही लगती है। नेक्स्ट इज स्ट्रीट मार्केट्स। तो जितने भी हमारे ये वीकली हाट्स है, यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट्स लगाए जाएंगे और स्ट्रीट फूड हब्स बनाए जाएंगे कुछ कुछ सिटीज़ में। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, लाइक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब है जो 14 लार्ज सिटीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाएंगी जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर की होगी, उनको इस ट्रांजिट में रखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ
the promotion of water supply, sewage, treatment, solid waste management projects will be in the 100 large cities. और ये जो projects होंगे they will be launched through bankable projects. ये वो projects होंगे जो large scale projects होंगे और जहाँ पे आप गवर्नमेंट जो है भरोसा कर सकती है कि हाँ ठीक है यहाँ से हमें लार्ज स्केल बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो अर्बन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउसिंग नीड्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ऑलरेडी चल रही थी उसका 2.0, जिसके अंदर वी नीड अराउंड 1 करोड़ अर्बन पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो है उनको घर मिलना चाहिए। ठीक है, और उनके घर की नीड को पूरा करने के लिए देर विल बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख। This will enable the policies and regulations for efficient, transparent rental housing market with enhanced availability. This will also be put in place. ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद क्या होगा फिर? इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है हमारा बजट का वो so the next theme of our budget is about energy security, and this is the theme 6 of our budget. Now, before we understand the energy security, we should understand this thing, how much important is energy. ठीक है, और इंडिया का जो broad and broadest objective of all is that is कि इंडिया wants to achieve the net zero by 2070, है ना। और इसको लेके अगर आप देखो तो इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एट द मल्टीलेटरल फोरम्स अबाउट कि इंडिया अभी भी कोल का जो है प्रमोशन कर रहा है। एंड रिसेंटली वी हैव सीन दैट 2 trains full of coal were received from रशिया। ठीक है, ये तो इसी महीने की बात है कि 2 ट्रेनें फुल ऑफ कोल were received from Russia, and India openly says that we have to use these fossil fuels just to make sure that we achieve the resilience which is required for getting self sufficient in energy। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कोल सेक्टर है उसमें एफडीआई है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है एफडीआई, 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउड है एफडीआई। प्लस इसके साथ साथ नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी सेक्टर में बजट में क्या क्या जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहला है कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, लाइक दे विल सेट अप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, BSR। इसी टाइप का एक क्वेश्चन इस बार यूपीएससी के पेपर में भी था कि भारत स्मॉल रिएक्टर, और वैसा ही एक देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द स्मॉल रिएक्टर्स इन 2024 पेपर। आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली what was the question and what was the key element which was asked in that. Now the point is we need to understand what is Bharat modular reactor and what are the newer technologies for nuclear energy। इस पे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। वन थिंग इज दिस। सेकंड जो बजट यहाँ पे बोल रहा है दैट इज वन इज पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी। अब पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी में क्या करेंगे? फॉर इलेक्ट्रिसिटी storage and facilitation of smooth integration of growing share of renewable energy। इसको लेके what we will do is कि renewable energy generate करने के लिए there will be this integration to grow the share of renewable energy through pumped storage policy। अब pumped storage में क्या करते हैं, जैसे use of hydroelectricity, ठीक है, that too can be a form of pumped storage, प्लस यूज ऑफ हाई कैपेसिटी बैटरी सिस्टम्स रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ AUSC का एक थर्मल पावर प्लांट विच विल बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन NTPC एंड भेल, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर होगा विच विल बी सेटअप फॉर फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट, एंड दिस टू विल बी a green venture in its nature। ठीक है, इसके साथ साथ देयर विल बी एनर्जी ऑडिट ऑल्सो। बहुत सारे स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, MSMEs जो एनर्जी सेक्टर में है, they will be audited for cleaner form of energy। This will also facilitate investment grade energy audit in 60 clusters। और इसका जो नेक्स्ट फेज होगा वो फिर 100 क्लस्टर्स को टैकल करेगा फॉर दिस एनर्जी ऑडिट। इसके साथ साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, फ्री बिजली योजना, PM सूर्य घर, ये दो इनिशिएटिव्स
तो ये जो है ये एक इनिशिएटिव ऐसा होगा, जो ये योजना निकाली है सरकार ने इस बार। इस योजना के अंदर क्या करेंगे हम? सबसे पहली चीज, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। दूसरा, अप टू 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ विल बी फ्री। सेकेंड एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि 1.28 करोड़ registrations and 14 lakh applications have already been submitted for this। ठीक है, जिन जिन को इसके अंदर रजिस्टर करना है वो इसके पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। तो क्या क्या मिलेगा? एक तो हम 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को टारगेट कर रहे हैं कि उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। सेकेंड, 300 यूनिट्स तक की खाली मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। और ये होगा क्या, इसमें दो चीजें इंटीग्रेट करके देंगे। एक तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए देयर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दी सोलर पावर प्लांट्स। द सेवेंथ प्रायोरिटी ऑफ आवर बजट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नथिंग इज पॉसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर बाकी सारी चीजें भी नहीं होंगी। जैसे सबसे पहला चीज यहाँ पे लाया गया है, सी दिस नंबर सो ब्यूटिफुली रिटन। ठीक है, 11,11,111 करोड़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन यहाँ पे बजट में दिया गया है कि इतने करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा, विच विल बी अराउंड 3.4% ऑफ द जीडीपी। इसके साथ साथ देर विल बी अ 1.5 लाख करोड़ to states as long-term interest-free loan, so that their resource allocation will be supported। ठीक है, बट रिमेंबर दिस इज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, ये शेयर नहीं है आउट ऑफ द डिविजिबल पूल, जो कि ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में चीजें चल रही है यहाँ पे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो डिविजिबल पूल है वो डिक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, चलिए वो कोई अलग बात है, उसको हम जब बजट को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, 3 से 4 घंटे का सेशन होता है वो, उस टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि फेज 4 ऑफ PMGSY विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशंस। तो ये तो तीन चीजें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की देखी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तो दो चीजें हमारे पास है, एक तो इरिगेशन है, दूसरा है फ्लड मिटिगेशन। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहली चीज कि इरिगेशन होगा तो एग्रीकल्चर होगा, फ्लड मिटिगेशन होगा तो लॉस प्रिवेंशन होगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ, और ये इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन से रिलेटेड यहाँ पे तीन पॉइंट्स है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन प्रोजेक्ट्स को विच आर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़, लाइक कोसी मेची का जो इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है जो बिहार में है, वहां पे जो ये इंटर स्टेट लिंकेज है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को पैसा दिया जाएगा फॉर इरिगेशन। Second, there will be assistance for flood management to Assam, सिक्किम, उत्तराखंड, क्योंकि ये तीन स्टेट्स ऐसे हैं जो इस साल भी फ्लड्स में थे, है ना, और पिछले साल भी फ्लड्स में थे, बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली यहाँ पे। इसके साथ साथ असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पिछले साल न्यूज में था पूरा जोशीमठ की वजह से, इस साल पूरा न्यूज में था बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स की वजह से। ठीक है, और पिछले साल ही हिमाचल प्रदेश में बहुत ही भयानक फ्लड्स भी आए थे। तो इसीलिए ये तीन स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं अबाउट इरिगेशन एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही। द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड सो दैट हमारा टूरिज्म सेक्टर इम्प्रोवाइज हो जाए। और टूरिज्म को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमने जो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, ये दो बनाए जाएंगे विच विल बी मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। तो ये जो ये कॉरिडोर वाली स्कीम है, ये इससे पहले भी आई थी। इसको लेके हमारे पास एक तो सर्किट्स है और पिलग्रिमेज सर्किट्स होती है एक स्कीम, दूसरा हमारे पास है प्रसाद स्कीम। ठीक है, ये दो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। प्रसाद स्कीम पे तो क्वेश्चन आ भी चुका है। इसके बाद कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ राजगीर विल बी अंडरटेकन, एंड दिस होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदूज, बुद्धिस्ट्स एंड जैन्स। तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि एक तो विष्णुपद टेम्पल है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही महाबोधि टेम्पल न्यूज में था,
तो इस बार महाबोधि टेम्पल जो है यूपीएससी की एक ऑप्शन में देखने को मिला हमें। ठीक है। और अभी राजगीर की जो साइट है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द 3 रिलीजन्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। वैसे ही विष्णुपद टेम्पल किसके लिए रिलेटेड है, विष्णु भगवान का ये टेम्पल है, इसको भी देखना है आपको। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, तो ये भी आप देखोगे अपने प्रीलिम्स के लिए। फर्दर देर इज डेवलपमेंट ऑफ नालंदा। अभी हमने पिछले महीने देखा दैट पीएम मोदी विजिटेड नालंदा एंड रीडेवलप किया जा रहा है नालंदा को एज अ टूरिस्ट सेंटर, बिसाइड्स बीइंग रिवाइविंग द नालंदा फॉर इट्स ग्लोरियस स्टेचर। क्योंकि नालंदा बहुत ही विसिद्ध एक हमारे पास यूनिवर्सिटी थी एंशियंट टाइम्स की, और बहुत यहाँ पे लोग आते थे चाइना से, नॉर्थ वेस्ट से लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। हर एक रिलीजन को यहाँ पे पढ़ाया जाता था। पर्टिकुलरली ये सेंटर था किस चीज़ का, बुद्धिज्म का और ट्रेडिशनल वेदास का। ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी थी जिसको जलाया गया बाद में बाय दी खिलजीज आई गेस। ठीक है। हाँ, इट वाज अलाउद्दीन खिलजी जिसने इसको जलाया। तो दैट वाज द पॉइंट जो हमें अभी थोड़ा बहुत याद करना है वापस। इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। और ये अगर आप याद करते जाओ तो आपको चीज़ें याद रहती जाएंगी। इसके साथ साथ देर विल बी असिस्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओडिशाज सीनिक ब्यूटी, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्ट्समैनशिप। तो ओडिशा और बिहार पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लास्ट जो हमारी, नॉट लास्ट प्रायोरिटी बट द 8th प्रायोरिटी ऑफ बजट इज द इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने इस पे एक क्वेश्चन भी लिखा है, और क्वेश्चन पूछा भी था मैंने अनुसंधान नेशनल रिसर्च पे, और बच्चों ने लिखा भी, अटेम्प्ट भी किया है। और दिस इज समथिंग विच इज न्यू फॉर आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमने रिफॉर्म्स भी लेके आ गए। एंड अंडर दिस देयर विल बी अ नेशनल लेवल अथॉरिटी विच विल हेल्प इन ड्राइविंग द फोर्सेस फॉर रिसर्च इन इंडिया। ठीक है। तो स्पेस इकोनॉमी में भी पैसा दिया जा रहा है बजट के अंदर, अराउंड 1000 करोड़ रुपीज, एंड दिस विल बी अंडर अ वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस। The next important priority for our budget is the next generation reforms। अगर आपको पता हो तो इसके बारे में आज इकोनॉमिक सर्वे में भी बात हुई है। मतलब हर एक थीम के ऊपर बात हुई है इकोनॉमिक सर्वे में भी। ठीक है। तो ये भी आपको समझना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को लिंक करके पढ़ना। ठीक है। एंड इकोनॉमिक सर्वे बजट से तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। Then coming to the rural and urban land related actions। तो अर्बन एंड रूरल लैंड को लेके हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं बजट में। सबसे पहला है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक ऐसा नंबर होगा जो लैंड पार्सल्स पे दिया जाएगा और जिसको बोलते हैं भू आधार। ठीक है, लैंड का आधार, लैंड का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट इज द सर्वे ऑफ मैप्स सब डिविजन्स एज पर द करंट ओनरशिप। तो जो अभी जिसके पास जैसा जिस लैंड का ओनरशिप है, वो लैंड का सेटलमेंट किया जाएगा उसी ओनर के नाम पे जिस ओनर का वो है। फर्दर द लिंकेजेस टू द फार्मर्स विल बी डन थ्रू रजिस्ट्रीज। ठीक है। इससे पहले भी हमारे पास एक स्कीम थी, दिस I do not remember, in which we are doing the full computerization of land. Okay. Further, the land records in urban areas will be digitized with the GIS mapping. ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम। दिस जीआईएस मैपिंग से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे भी लैंड का पार्सल है तो आपको गूगल मैप पे पता चल जाएगा, या वो हमारे मैप डेटाबेस के साथ लिंक होके कनेक्ट हो जाता है, और जो डेटाबेस है उसमें अपडेट हो जाता है दैट एट दिस लोकेशन विद द करेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए। और उससे फिर क्या होगा, हमारा डिजिटाइजेशन ईजी हो जाएगा एंड एक लैंड रजिस्ट्री बन जाएगी एट द नेशनल लेवल। ठीक है। इसके साथ साथ देयर विल बी टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स विल बी डन। फर्दर एफडीआई एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी, सिंप्लीफाइड टू फैसिलिटेट
FDI and promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. ठीक है. Next important thing is NPS Vatsalai. There is a plan for the contribution by parents and guardians for their minors. अभी इसमें क्या होगा, जो पेरेंट्स या गार्डियंस है, जो उनके अपने माइनर्स चिल्ड्रन है, जो या उन वो अपने माइनर्स का ध्यान रख रहे हैं, अपने बच्चे हैं, या ठीक है अब जिसके पेरेंट्स नहीं रहे तो वो किसी और के गार्डियनशिप में है, तो उनके लिए देयर विल बी अ नेशनल पेंशन सिस्टम वत्सलाय. ठीक है, कि वो लोग उनके लिए पहले से ही इन्वेस्टमेंट करते चले जाए और वहां पे कंट्रीब्यूट करते चले जाए, ताकि वो जो माइनर है वो जब बड़ा हो जाए तो उसके लिए एक सफिशिएंट सम ऑफ अमाउंट बन जाए वहां पे उसके एनपीएस के अकाउंट में. ठीक है. फर्दर द न्यू पेंशन स्कीम विल बी देयर, एंड ये जो न्यू पेंशन स्कीम है ऑलरेडी फंक्शनिंग में है. देयर विल बी अ सोल्यूशन टू एड्रेस इट्स रेलिवेंट इश्यूज एंड प्रोटेक्ट द कॉमन सिटीजन एंड मेंटेन द फिस्कल प्रूडेंस ऑफ दिस एनपीएस स्कीम. ठीक है, यहाँ तक हमारे थीम्स थे बजट के. नाउ कम्स द ग्राफ्स. ग्राफ से क्वेश्चन हर बार आता है. अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे बस वो ग्राफ्स डिस्कस करूंगा जहां पे टू सम एक्सटेंट देयर इज अ कंसिस्टेंसी. लाइक करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें इंप्रूवमेंट्स आई है तो ये याद रखना है कि ये इंप्रूव हो रहा है. ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट. नेक्स्ट इज 2024 में ग्रोथ कितनी हुई है इंडिया की, तो 8.2% ग्रोथ हुई है. ठीक है, वन वर्ड आंसर्स यहाँ पे स्टेट पीसीएस के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आराम से बनता है. परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये एक्सपैंड हो रहा है. देयर इज अ डिक्लाइन इन ग्रॉस एनपीए एंड एससीबीज. ठीक है, तो जितने भी एनपीएज हैं वो डिक्लाइन में जा रहे हैं सिंस मार्च 2018. मार्च 2018 में सबसे ज्यादा पीक पे था. और ये पीक पे क्यों था, क्योंकि आरबीआई जो ये है यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया था फॉर द रिकैलकुलेशन ऑफ एनपीएज, इसीलिए 2018 में ज्यादा पीक पे चला गया था. ठीक है, यहाँ तक ये हो गया. देन देर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट, नॉट अ कॉन्टिन्यूस or consistent decrease from last 5 to 10 years, but a consistent decrease from 21 to 24. पिछले 4 साल का डिक्रीज है बस. याद रखना 5 साल का डिक्रीज नहीं है, 10 साल का डिक्रीज नहीं है, क्योंकि यूपीएससी वही पूछता है, 5 साल और 10 साल. नाउ देर आर सम टैक्स प्रपोजल्स इन द बजट, सिंपल टैक्स प्रपोजल्स, बट समझने के लिए ज़रूरी है कि क्या क्या प्रपोजल है और कैसे कैसे काम करेगा. पहले तो रिव्यू होगा इनकम टैक्स एक्ट का, 1961 का जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट का, उसका रिव्यू करेंगे. ठीक है, दैट इज समथिंग. सेकंड इज देयर विल बी सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज एंड टीडीएस. टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, चैरिटीज जो आप डोनेशंस करते हो, तो इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा और इन पे जो डिडक्शंस होती है वो एप्लीकेबल कर दी जाएंगी. नेक्स्ट इज लिटिगेशन एंड अपील एंड डीपनिंग ऑफ द टैक्स बेस. डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस का मतलब क्या है, कि आपके जो टैक्स पेयर्स है, ठीक है, जितने भी टैक्स पेयर्स है, इनका जो हॉराइजन है उसको और थोड़ा डीप करो. ठीक है, डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस मतलब जो लोग अभी तक टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रहे थे उनको भी टैक्स ब्रैकेट में लेके आओ. ये हम आगे देखेंगे कि ये हुआ कैसे है इस बजट में. नेक्स्ट इज सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी प्रपोजल्स. देयर आर comprehensive review of rate structure for the ease of trade, removal and duty inversion and reduction of disputes. अब इसमें क्या करेंगे, एक तो रेट स्ट्रक्चर को रिव्यू करेंगे जिससे ट्रेड और ड्यूटी इन्वर्जन और डिस्प्यूट्स हमारे कम हो जाएंगे ऑन द रेट स्ट्रक्चर. एंड ड्यूटी इन्वर्जन जो लगती है, जो ड्यूटीज लगती है ट्रेड के ऊपर, वो ईज आउट हो जाएगा और उससे ट्रेड करना इजी हो जाएगा. ठीक है, अभी ये कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी. देयर विल बी अ फुल एग्जेम्प्ट ऑफ 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज. ठीक है, तो जो कैंसर मेडिसिन थे उनको तो एग्जेम्प्ट ही कर दिया, उन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. 3 ऐसे मेडिसिन है. किस लिए किया, फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन. तो आपके लिए पॉइंट बन गया, आपके साइंस एंड टेक में आपका काम आ जाएगा, आपको सोशल जस्टिस में काम आ जाएगा, हेल्थ केयर में काम आ जाएगा आपके क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट इज टू रिड्यूस बीसीडीज
to 15% ऑन मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो जो मोबाइल फोन्स पे चार्ज लगता है वो 15% कम कर दिया गया, 15% कर दिया गया। एंड टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6% एंड प्लेटिनम टू 6.4%। तो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे भी डिक्रीज कर दी गई है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। इसी के साथ श्रिम्प एंड फिश, इनकी भी जो फीड आती है, जो ये लोग खाना खाते हैं, जो इनकी फीड आती है उस पे जो टैक्स लगता था, बीसीडी चार्जेस लगते थे, वो कम हो गया। इससे क्या होगा, हमारे मरीन एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। देन देर इज एग्जेम्पशन टू द कैपिटल गुड्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर सोलर सेल्स एंड पैनल्स। ये चीज एक एडिटोरियल में सजेस्ट की गई थी, ठीक है, कि इनको सोलर प्रोडक्ट्स को, सोलर सेल्स के प्रोडक्ट्स को यहाँ से निकालो, जितने भी ये कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा एनर्जी ट्रांसमिशन इजीली हो जाएगा, एनर्जी ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे एक और ये हमारा है कि एग्जेम्प्ट किए गए हैं कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स। ये भी वो मिनरल्स है विच आर इम्पोर्टेंट फॉर, विच आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, या वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, टाइटेनियम, टेंटलम, ऐसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है इस पे, टेंटलम पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रपोजल्स, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स। तो डायरेक्ट टैक्स में देयर इज रैशनलाइजेशन ऑन कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स में रैशनलाइज क्या किया है इन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स को? कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है? सबसे पहले, इफ यू हैव अ कैपिटल फॉर एग्जांपल लैंड, और यू हैव कैपिटल फॉर एग्जांपल शेयर्स। अब इन शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई एक साल के बाद, you already have got income from them and you have paid income tax on that income from shares, yeah, any other thing. But after 1 year or after its redemption, when you redeem the share, when you sell the land, there happens कि इसका जो है वैल्यू इंक्रीज हो गया होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम सीजीटी, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। Now, the short-term gains of financial assets will attract only 20% of the tax rate, and long-term gains will attain lesser tax rate, ठीक है, of 12.5%। इसीलिए ये क्यों किया गया है? ताकि लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, सो दैट मार्केट में कैपिटल आए और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल इन्वेस्ट हो जाए। नेक्स्ट इज कि एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि पिछले 4 साल से ये डिस्प्यूट में चल रहा था अबाउट एंजल टैक्स। ठीक है, बहुत सारे केसेस चल रहे थे इस पे। नेक्स्ट इज सिंपलर टैक्स रिजीम्स टू ऑपरेट इन द डोमेस्टिक क्रूज। डोमेस्टिक क्रूज के लिए सिंपल टैक्स लगेगा, सिंपलर टैक्स रिजीम्स विल बी देयर। सेफ हार्बर रेट्स लगेंगे ऑन फॉरेन माइनिंग कंपनीज who are selling raw diamonds. Corporate tax on the foreign companies will be reduced from 40% to 35%. The next tax regime has simplified because there will be savings up to 17,500 which will be tax free. Like, सबसे पहली चीज, 3 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख तक के लिए 5 लाख 5% का टैक्स है। उसके बाद 10%, 10 लाख तक जिनकी इनकम होगी, और 10 से 12 के लिए 15%, 12 से 15 के लिए 20%, 15 से ज्यादा के लिए 30%। ठीक है, उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है सैलरीड एम्प्लॉयज के, दे हैव बीन इंक्रीज टू 75,000। तो अब आप डिडक्शंस के नाम पे 75,000 तक का अपना ये जो है इनकम, जो आपका डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हो 75,000 तक की। नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑन द फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 25,000। ठीक है, कि अगर आप एनपीएस में डाल रहे हो पैसा फॉर फैमिली पेंशनर्स, तो 25,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है, ये जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, पाई चार्ट आपको दिख रहा है, ये यूपीएससी इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखना है किसका है। सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज से आ रहा है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है दैट इज दिस 19% ऑफ इनकम टैक्स। और उसके बाद हमारे पास बचता है दिस जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है दैट arrange them in the order, ascending order or descending order.
वेयर डज रुपी गो, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? तो सबसे ज्यादा पैसा 21% जा रहा है स्टेट्स के शेयर में ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जिसको हम डिविजिबल पूल बोलते हैं, जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे जाता है। इसके बाद 19% गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो हमने लोन्स उठा रखे हैं बाहर से और उन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अभी, चाहे वो पुराने लोन्स है या अभी के लोन्स है, तो उसमें पैसा ज्यादा जा रहा है। And the third most is center sector schemes which exclude the capital outlay on defense and subsidies। अगर आप वो भी इंक्लूड करोगे तो ये सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे जा रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये नंबर्स याद रखना कि किस सेक्टर में कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर है। हाउएवर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे हो रहा है, दैट इज आई गेस इन द डिफेंस सेक्टर, दैट इज 4 लाख करोड़। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट एंड देन एग्रीकल्चर। हाँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये डेटा याद रखना। सबसे ज़्यादा एलोकेशंस किस सेक्टर में मिले हैं? तो मनरेगा को एलोकेशन मिला है अराउंड 86,000 करोड़ का, और विच इज़ द बजटरी एस्टिमेट नाउ। और 2023-2024 के लिए ये तो आगे जाके मिलेगा, 24 और मतलब ये तो 24-25 का है, जबकि 23-24 का जो था 23-24 का इट वाज 60,000 करोड़, अभी का जो है इट्स 86,000 करोड़। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा मिला है इट्स अराउंड 1200 करोड़। फर्दर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, द बजटरी एस्टिमेट इज 2100 करोड़। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा याद रखना। हाँ, रिसीट्स में याद रखना है दैट नो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये लाख करोड़ में है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट for your journey ahead. Further, if you have any doubts, you can contact our team of Ignited Minds. The numbers and links to our Telegram channels and other social media handles are given in the description. Okay, you can check that out and reach out to me for any help. Any help means either you want to build your strategy for your upcoming exam, or you want mentorship, or you want your answers which you are writing to get them evaluated। ठीक है, तो मैं उसका चार्जेस नहीं लेता हूँ उतना ज़्यादा, मतलब चार्जेस है ही नहीं असल में इंस्टीट्यूशन में उतने ज़्यादा किसी भी कोर्स में। तो आप इन सब कोर्सेज के लिए हमें अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रैटेजी सेशन फ्री होगा आपका, मेंटोरशिप सेशन फ्री होगा आपका, एवेल्युएशन फ्री होगा, आप बस कनेक्ट करो, वी आर ऑल रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग इन हेयर।